वेलकम टू वाइसीज। जब आप मैगी खरीद कर खाते हैं तो आप दरअसल इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक नेस्ले को 15% प्रॉफिट हासिल करने में अपना योगदान देते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15%। चाहे मैगी कितना ही पॉपुलर या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो, फिर भी ये नेस्ले इंडिया के प्रॉफिट का 15% ही मेकअप करता है। बाकी प्रॉफिट आता है इसके दूसरे प्रोडक्ट से। नेस्ले इंडिया अपने बेबी मिल्क पाउडर से रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट यानी 85% गेन करती है। ये कंपनी इंडिया जैसे एसेंशियल्स बेस्ड मार्केट में लोगों तक ज़रूरी प्रोडक्ट सेल करती है और इन एसेंशियल प्रोडक्ट से प्रॉफिट गेन करके मार्केट में अपनी लीडिंग पोजीशन को और भी मजबूत बनाती है। ये तो हुई फूड बेस्ड एसेंशियल्स की बात। जैसे जैसे मार्केट बदलता है और एक देश तरक्की की तरफ रुख करता है तो इसका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी बदलता है। कहने का मतलब है कि अब तक भारत के घरों में वेल्थ गोल्ड, रियल एस्टेट या बैंक्स में ही सेव्ड रहती थी। अब तक इसका रेशो 95:5 है, यानी कि भारत के घरों की 95% दौलत अब भी गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे फिजिकल एसेट्स में ही है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी तो महंगाई बढ़ेगी और लोग अपने फाइनेंशियल्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे, जिससे हाउस होल्ड्स में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल जाएगा। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, येस बैंक, बीएचएफएल, आईएलएफएस और कई वेव्स देखी। इन सब से मार्केट डाउन हुआ, बट सूनर और लेटर मार्केट डाउन के बाद हमेशा इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट होती है। और जब इकोनॉमी रिकवर होना शुरू होती है, जैसे कि 2004 में हुई थी, तो आरबीआई स्टेप इन होती है और इन्फ्लेशन को काबू करने की कोशिश करती है। 2004 में भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी 3 से 4 साल की बुल रन स्टार्ट हो गई। कुछ ऐसा ही अभी भी चल रहा है। इंडियंस नॉन फिजिकल एसेट्स यानी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज या स्टॉक मार्केट की अदर सर्विसेज पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इससे इंडियन हाउस होल्ड का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नॉन फिजिकल एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इससे फिजिकल एसेट्स में ट्रैप्ड वेल्थ का रेशियो 80% हो जाएगा, जबकि 20% दौलत फाइनेंशियल एसेट्स में रहेगी। आने वाले दशकों में इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन वहाँ होगा जहाँ कॉमन लोगों की मनी, सेविंग्स और रियल एस्टेट से स्टॉक मार्केट और दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मूव होगी, जैसे कि एनबीएफसी यानी इंश्योरर्स, ब्रोकर्स और एसेट मैनेजर्स। दीज आर द टॉप बिट्स ऑफ मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट टीम एज वेल। तो महंगाई की इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ कंपनीज प्रेशर में रहती है क्योंकि इन्फ्लेशन से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, और अगर वो प्राइस हाइक को कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर पाती हैं तो उन पर मार्जिन प्रेशर बन जाता है। ऐसी कंडीशन में सौरभ मुखर्जी ऐसी कंपनीज पर बेट करना पसंद करते हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जैसे कि एशियन पेंट्स या फिर नेस्ले। एसेंशियल्स की ही पॉलिसी पर कायम रहते हुए सौरभ मुखर्जी की मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टीम ने एक और पोर्टफोलियो बनाया, मार्सेलिस किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस। ये पोर्टफोलियो इंडिया में बूम होते फाइनेंशियल सेक्टर से बना है। इसमें वे अपने क्लाइंट्स की मनी को फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं। मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल गोल सेट करती है, जैसे कि चिल्ड्रन की एजुकेशन, रिटायरमेंट या फिर हॉलीडे होम। इसके बाद फाइनेंशियल गोल्स को एक इन्वेस्टमेंट प्लान में ट्रांसलेट किया जाता है और क्लाइंट्स की मनी हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट की जाती है। मे बी यूर थिंकिंग कि बैंक्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन दूसरी कंपनीज की तरह ही फाइनेंशियल फर्म्स के केस में भी सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को चुनकर इनमें अलग अलग कंसंट्रेशन पर इन्वेस्ट किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर से हमारे माइंड में बैंक की इमेज पॉप होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंकिंग सिस्टम के अलावा ऐसी कई प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो अपने कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर गुड प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस या इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पोर्टफोलियो में हमेशा 10 से 14 स्टॉक्स रहेंगे, जिनमें से 7 से 8 इस पोर्टफोलियो के यूनिक स्टॉक्स होंगे, यानी किंग्स ऑफ कैपिटल नेस्ले की रेट पर ही ग्रो कर रहा है। इस पोर्टफोलियो की अर्निंग्स कंपाउंडिंग 20% के अराउंड रहेगी। वैसे तो इसका औसत मार्केट कैपिटल 55,000 करोड़ है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड स्टॉक्स की रेंज वाइड है
क्योंकि इसमें $500 बिलियन से शुरू होकर $100 बिलियन की वैल्यू वाली कंपनी शामिल है। सौरभ मुखर्जी के अनुसार इसकी वॉलेटिलिटी निफ्टी जैसी है, लेकिन रिटर्न निफ्टी से बेहतर है। यानी इन्वेस्टमेंट के 3 से 5 सालों में किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के रिटर्न 20 से 25% है। ये 60-40 का रेशियो मेंटेन करते हैं, 60 फॉर टॉप लेंडर्स एंड 40% फॉर नॉन लेंडर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंडर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न दे पाते हैं, वहीं नॉन लेंडर्स पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं। मार्सिडिस किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ब्रॉडली 3 तरह के स्टॉक्स हैं: टॉप लेंडर्स, लेंडर्स एंड नॉन लेंडर्स। लेंडर यानी बैंक्स जो अपने कस्टमर्स को मनी उधार देती है। बैंक्स अपने क्लाइंट्स की सेविंग्स को लो इंटरेस्ट पर रखती है, लेकिन किसी और को लोन देते वक्त इंटरेस्ट बढ़ा देती है, जिससे वे प्रॉफिट अर्न करते हैं। दिस इज टिपिकल ऑफ हाउ अ बैंक ऑपरेट्स। वहीं नॉन लेंडर में आती है ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो ना तो पैसा उधार देती है, ना ही आप इनमें सेविंग्स या कोई और अकाउंट ओपन कर मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉन लेंडर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स के फंड्स और सिक्योरिटाइजेशन से प्रॉफिट हासिल करती है और लोगों को लोन्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर इंटरेस्ट या फी गेन करती है। लेकिन तब भी हम ऐसे कई बैंक्स को जानते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इस सेक्टर के लिस्टेड स्टॉक्स की फर्म्स में ऐसा क्या है जो इन्हें मार्केट लीडर्स बनाती है? हर कंपनी का मार्केट लीडर बनने का अपना प्रोसेस और रीज़न होता है। ऑपरेशंस को फॉलो करके एक सेक्टर में 2 से 3 मोनोपोलीज बन पाती है, जिसमें इन्वेस्ट करने से हर शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है। लेकिन क्या लेंडर्स मोनोपोली बन पाएंगे? अगर बन भी पाएंगे तो कैसे? इनकी मजबूती गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को फाइनेंस नहीं कर पाने जैसे फैक्टर्स से होगी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स को फाइनेंस करने जितने पैसे गवर्नमेंट के पास बचे ही नहीं हैं। म्यूचुअल फंड्स उनके कमर्शियल पेपर खरीदना बंद कर देगी, फ्रॉड के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इससे 2 से 3 डोमिनेंट प्लेयर्स मार्केट में आएंगे। और ये काफ़ी क्लियर है कि एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में डोमिनेंट प्लेयर्स कौन होंगे। इन स्टॉक्स को पिक करने में 3 मेन फिल्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइनेंशियल फर्म्स होते हुए भी ये कैसे प्रॉफिटेबल रह पाती है और मार्केट लीडर के तौर पर कैसे खुद को इस्टेब्लिश करते हैं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सी कंपनीज हैं। इंडिया के टॉप लेंडर्स में से एक HDFC बैंक किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक है। HDFC बैंक लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस जैसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी लेंडर है तो इसके पास बैलेंस शीट पर इनफ कैश होता है। इसलिए जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस सेट इन होता है तो मार्केट कंपटीशन वाइप ऑफ हो जाता है, जैसा कि लेट 90s के क्राइसिस के दौरान हुआ था, जिससे 80% NBFC सेक्टर क्लियर हो गया था और HDFC बैंक 23 से 24% ROE के साथ मार्केट लीडर बनकर उभरा था। आज इसका प्राइस 1510 करोड़ है। इसका मार्केट कैप 8,30,000 करोड़ से ज़्यादा का है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से HDFC वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट बैंक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 40,780 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में HDFC बैंक ने 18% रिटर्न ऑन इक्विटी और 19% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी है। नेक्स्ट टॉप लेंडर है कोटक महिंद्रा बैंक। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डाइवर्स फाइनेंशियल ग्रुप है। इसका मार्केट कैपिटल 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोटक बैंक ने 450 करोड़ रुपयों का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में इसका ROE 14% और CAGR 21% रहा है। लास्ट 25 ईयर्स में इसका कैपिटल एलोकेशन का तरीका ब्रिलियंट रहा है। जब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल कर रहे थे, तब कोटक ने 56% का ऑल टाइम हाई कासा रेशियो अचीव किया था। जहां HDFC बैंक प्रोसेसेस पर फोकस करता है, वहीं कोटक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर पर बना है। मार्सिडिस किंग्स ऑफ कैपिटल PMS का तीसरा टॉप लेंडर है एक्सिस बैंक। एक्सिस इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। ये लार्ज से मिड कॉर्पोरेट्स, MSMEs, खेती, रिटेल बिजनेसेस के लिए हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
लास्ट ईयर एक्सिस बैंक ने 11,600 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पास्ट 10 ईयर्स में इसने 9% ROE और 13% CAGR जनरेट किया था। ये 3 थे टॉप लेंडर्स। अब इस PMS के 3 लेंडर्स देख लेते हैं। पहला लेंडर है बजाज फाइनेंस, इंडिया की सबसे डाइवर्स और प्रॉफिटेबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये अपने कस्टमर्स को लो इनकम रेट्स पर लोन्स और गुड्स प्रोवाइड करती है। रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया में इसकी पकड़ को कोई बीट नहीं कर पाया है। पास्ट 5 ईयर्स में इसका ROE 18% और CAGR 57% था। ये NBFC कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर के लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है। ये कस्टमर्स को ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस देती है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री EMI, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और ग्रोसरीज जैसे प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली क्रॉस सेल हो जाते हैं। इसके अलावा ये लैंडिंग, इंश्योरेंस, लोन्स, एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट में भी मार्केट लीडर है। इसलिए मार्सिलस ने बजाज फाइनेंस को अपने 2 पोर्टफोलियोज कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स और किंग्स ऑफ कैपिटल में रखा है। सेकंड लेंडर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल इस बैंकिंग कंपनी का मार्केट कैप 39,000 करोड़ से ज़्यादा का है। पिछले 10 सालों में इसका ROE 22% और पिछले 3 सालों में इसका CAGR 30% रहा है। आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन एरिया में लो टू मिडिल इनकम सेगमेंट के कस्टमर्स को होम लोन, घर बनाने के लिए, MSME बिजनेस के लिए, घर की मरम्मत के लिए और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है। पिछले 5 सालों में इसका ROE 12% और पिछले 10 सालों में इसका CAGR 45% रहा है। ये तो थे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के 3 लेंडर्स और 3 टॉप लेंडर्स। अब आते हैं 4 नॉन लेंडर्स पर। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना हो तो आपसे कहा जाएगा SBI ले लो, उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। लेकिन आज PSU बैंक्स खुद रिस्क में है। वहीं इस सेक्टर में कुछ मार्केट लीडर्स ने अपनी मोनोपोली बहुत पहले से बिल्ड की हुई है। पहला नॉन लेंडर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स में से एक है। इसका मार्केट कैप 1,20,000 से ज़्यादा का है। ये लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस से लेकर प्रोटेक्शन, पेंशन और सेविंग्स जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ये लाइफ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर यानी बेस्ट फर्म है। लास्ट ईयर इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 9,600 करोड़ से ज़्यादा का था। वहीं पास्ट 3 ईयर्स में इसका ROE 21% और CAGR 16% रहा है। सेकेंड नॉन लेंडर है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भी किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स में से एक हैं। FY 21 में ICICI लोम्बार्ड ने करीब 1700 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। इसके पास कई प्रोडक्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे मोटर यानी कार एंड बाइक, हेल्थ, ट्रैवल, स्टूडेंट ट्रैवल, होम, बिजनेस, फसल और साइबर जैसे वेंचर्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करना। ये इंडिया की प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बेस्ट हैं। अगला नॉन लेंडर है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। HDFC लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ इसके 2 मेजर प्रमोटर्स हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट और बेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। एज ऑफ दिसंबर 2020 इसके पास 4,68,000 करोड़ के एसेट्स थे। AMCs बेसिकली अपने क्लाइंट्स के कैपिटल या फंड को इन्वेस्ट कर उन्हें प्रॉफिट देती है। AMC का प्रॉफिट उनकी हाई फी से डिसाइड होता है। HDFC AMC एसेट क्लासेस जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स और कैश में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर फी चार्ज करती है। इसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ से ज़्यादा का है। HDFC AMC हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट्स, प्रोविडेंट फंड्स और ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को अकाउंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। FY 21 में इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 1,000 करोड़ से ज़्यादा का था। पास्ट 5 ईयर्स ROE 35% और पास्ट 3 ईयर्स CAGR 17% है। नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी है ICICI सिक्योरिटीज़। ये इंडिया की बेस्ट ब्रोकिंग एजेंसीज में से एक है। ब्रोकिंग एजेंसी सेलर को बायर प्रोवाइड करती है और इस सेलिंग से कमीशन अर्न कर प्रॉफिट बनाती है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली ये फर्म इंस्टीट्यूशनल और रिटेल ब्रोकिंग के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। ये मर्चेंट बैंकिंग यानी बैंकिंग के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
पास्ट 3 इयर्स का ROE 59% और CAGR 47% रहा है। इसमें नेक्स्ट स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। ये BSE, हरक्यूलिस, मॉन्ट्रो जैसे 28 बिजनेसेस को ओन करने वाली मुरुगप्पा ग्रुप की ही एक फर्म है। चोलाफिन व्हीकल फाइनेंस, रूरल और खेती के लिए लोन्स, SMEs और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। इसका मार्केट कैप 56,000 करोड़ से ज़्यादा का है। वहीं पिछले 10 सालों में इसका ROE 17% और CAGR 36% रहा है। तो ये थे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के नॉन लेंडर्स। ये पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करते हैं। इस पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड 12 स्टॉक्स में से 5 ऑलरेडी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का पार्ट है, जबकि बाकी के 7 स्टॉक्स किंग्स ऑफ कैपिटल में यूनिक है। HDFC बैंक, कोटक, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस और ICICI लॉम्बार्ड इस पोर्टफोलियो की टॉप 5 स्टॉक्स हैं एंड दिस इज़ द केस जस्ट फॉर नाउ। आने वाले 5 सालों में जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ वापस आती है और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर एक्सपैंड होता है, इन हाई क्वालिटी नामों से और भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सौरभ मुखर्जी और मार्सेलस की टीम ने सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल किया है, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पर कंसिडर ना करें। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फर्म। थैंक यू।